मैं डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड के छात्रों को पुनः मेघदूत खंड काव्य में वर्णित प्रेम तत्व को बताना चाहूँगा कि यह कवि कुलगुरु कालिदास विरचित जो खंड काव्य है वो साहित्यिक दृष्टिकोण से श्रृंगारिक काव्य है, परंतु इस श्रृंगारिक काव्य में यक्ष के जो आंतरिक भाव मेघ के समक्ष प्रकट हो रहे हैं उसके आधार पर इसे हम श्रृंगार काव्य के साथ साथ प्रेम काव्य भी कह सकते हैं, या इस प्रकार कह सकते हैं कि मेघदूत में प्रेम तत्व भी विद्यमान है। आज का शीर्षक यही है, मेघदूत में प्रेम तत्व। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रेम तत्व के अंतर्गत मैं शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड के छात्रों को मेघदूत में वर्णित प्रेम तत्व जो है उसके संदर्भ में प्रकाश डालना चाहूँगा। सर्वप्रथम यह देखें कि मेघदूत प्राकृतिक काव्य होते हुए एक उदात्त प्रेम काव्य है। मेघदूत प्रकृति काव्य होते हुए एक उदात्त प्रेम काव्य है। इसमें सर्वत्र प्रेम ही छलक रहा है। वियोगी यक्ष तो प्रेम रस में सराबोर है, डुबकी लगा रहा है। जिस प्रकार गर्मी के दिनों में तैराकी जल में बार बार डुबकी लगाकर अपने शरीर को ठंडा करता है, ठीक उसी प्रकार यह यक्ष इस मेघदूत में मेघ को देखकर अपने आंतरिक भावों को, अपने प्रेम तत्व को प्रदर्शित कर रहा है। जैसा कि पूर्व में अभी देखा जा चुका है, प्रकृति भी अपने पूर्व वर्णित संवेदनशील रूप में प्रेम में सनी हुई है। यद्यपि वियोग का विप्लव श्रृंगार का काव्य होने के कारण इसमें वियोगात्मक प्रेम की अभिव्यंजना की गई है, किंतु संयोगात्मक की झलक भी यहाँ प्रकारांतर से कल्पना के द्वारा की गई है। वियोगी यक्ष अपनी कल्पना से संभोग श्रृंगार का दर्शन कर अपने विरह पीड़ित मन को बहला लेता है। सर्वप्रथम रामगिरी में एक ऐसा यक्ष का दर्शन होता है जो विवश होकर अपनी प्रिया का वियोग सहन कर रहा है और कुबेर के शाप के कारण चाहते हुए भी अपनी प्रिया से मिल नहीं पाता है। वह प्रियाभियुक्त होने के कारण कामार्थ है कि कालिदास ने अपने मेघदूत में लिखा है, अबला वियुक्त स्वकामी, अर्थात वह यक्ष कामी है। वर्षा काल के प्रारंभ में पर्वत शिखर का स्पर्श करते हुए मेघ को देखता है तो उसका प्रिया प्रेम उसके अंतरात्मा में हिलोड़े मारने लगता है। मेघ की उपस्थिति होने पर कोई भी अपनी विरह विधुरा प्रिया की उपेक्षा नहीं कर सकता, परंतु बेचारा यक्ष
पराधीन वृत्ति वाला है। पराधीन सपनहु सुख नाहि, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है कि पराधीन सपनहु सुख नाहि। जो पराधीन होते हैं, पर अधीन होते हैं, दूसरे के अधीन होते हैं, उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। ठीक उसी प्रकार यह यक्ष कुबेर के अधीन था और कुबेर ने इसके साप देकर अस्त गमित महिमा, अस्त होना, चला जाना, गम मन जाना, महिमा, जिसकी महिमा मर्यादा पुरुषार्थ पूर्णतः चली गई हो। अर्थात कुबेर ने अपने साप के द्वारा इस यक्ष की महिमा को, मर्यादा को, पुरुषार्थ को पूर्णतः मिटा दिया है। वर्षा काल के प्रारंभ में पर्वत शिखर का स्पर्श करते हुए जब यक्ष मेघ को देखता है तो उसका प्रिया प्रेम उसके अंतरात्मा में हिरोड़े मारने लगता है तथा उसका मन चंचल हो जाता है। मेघ की उपस्थित होने पर कोई भी अपने विरह विधुरा प्रिया की अपेक्षा नहीं कर सकता, परंतु बेचारा यक्ष पराधीन वृत्ति है, वो दूसरे के अधीन है, पर अधीन है, वह कुबेर के अधीन है, इसलिए कुबेर ने उसे शापित कर दिया था। अपनी इच्छा से नहीं उसे इस दशा में पहुंचाया गया है और उसे निकलने में असमर्थ है। मेघ को देखने से यक्ष की वियोग व्यथा जब तीव्र होती है तो वह एक सच्चे प्रेमी की भांति अपना सुख दुख भूल जाता है। अतः वह जीवितालंबनार्थी होकर अपने जीवित रहने और प्रेम का संदेश अपनी प्रिया के पास पहुंचा देना चाहता है। कालिदास ने इसे खंड काव्य में लिखे हैं। आशा सदृश बंधु, आशा रूपी बंधन है, उसी आशा के अनुरूप यह जीवित रह सके, जीवित रहना चाहता है। उसे आशा है कि उसकी भार्या जीवित होगी। इसी आशा रूपी बंधन के कारण प्रिया के पास संदेश किसके द्वारा पहुंचाया जाए, यह सोचते सोचते वह यही निश्चय करता है कि मेघ को ही प्रेम दूत बनाया जाए, क्योंकि यह जो मेघ है वह जानता है कि यह 4 तत्वों से बना हुआ है, धूम ज्योति सलिल सन्निपात को मेघ। फिर भी वह मेघ को ही उत्तम मानता है, कहता है कि वह इंद्र के सदृश अपने रूपों को बदल लेता है और तुम तो मेघों में उत्तम कुल के मेघ हो, पुष्करा नाम अर्थ का नाम, इसलिए तुम मेरे इसे छोटे से कार्य को निश्चित ही कर सकोगे, अर्थात मेरे संदेश को मेरी भार्या या प्रिया तक पहुंचाने का जो कार्य है तुम अवश्य कर लोगे, इसमें तुम्हें सफलता मिलेगी, ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी इच्छा है। भले ही कोई मेघ को धूम ज्योति सलिल मरताम के रूप में जड़ समझे, किंतु प्रेमी यक्ष को उसे इंद्र का प्रकृति पुरुष समझता है कि जना इत्वम प्रकृति पुरुषम काम रूपम अघोन। प्रेमियों को सर्वत्र अपनी प्रियात्मा का रूप ही सर्वत्र दर्शन देता है। अतः मेघ को संदेश वाहक के योग्य समझकर उससे प्रार्थना करता है कि वह उसका संदेश उसकी प्रिया के पास अलका पहुंचा दे। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसे मेघदूत में जो यक्ष का अपनी यक्षिणी से जो प्रेम है, लगाव है, वो प्रकाष्ठा के उस पार तक पहुंचा है। एक सच्चा प्रेम इसे
यक्ष में देखने को मिलता है कि यक्ष अपने अर्थात यक्ष अपनी भार्या से सच्चे मन से प्रेम करता है, वो उसका सच्चा साथी है, इसलिए वो अपने विरह व्यथा को यक्षिणी के पास पहुंचाने का प्रयास करता है। इसके लिए वो मेघ को ही अपना माध्यम चुनता है, कि वो जानता है कि मेघ 4 तत्वों से बना है, फिर भी वो उसकी यह भी कल्पना है कि 10 मेघों में यह जो पुष्करावर्त का नाम मेघ है, यह सर्वगुणों से संपन्न है, कृषकों के आस को पूरी करने वाले मेघ है, तो तुम भी मेरी इसे आशा को पूर्ण करोगे और मेरे संदेश को अलका तक मेरी भार्या के पास पहुंचा सकते हो। इसीलिए यक्ष ने मेघ को ही अपना प्रेम दूत बनाया। प्रेमियों को शब्द अपने प्रियतमा का रूप ही शब्द दर्शन देता है, अतः मेघ को संदेश वाहन के योग समझकर उसे प्रार्थना करता है कि वह उसका संदेश उसकी प्रिया के पास अलका पहुंचा दे। जैसे उसकी भार्या अलका में निवास कर रही है, जो अलका यक्षों की नगरी है और यक्षों का काम है देवताओं की सेवा करना। यह बेचारा यक्ष कुबेर के श्राप के कारण अपनी भार्या से दूर रामगिरी आश्रमों में निवास कर रहा है। विधि वसाद दूर बंधु गतो, विधि के बॉस के होने के कारण, विधाता के अनुसार वो अपनी भार्या से विरक्त होकर अलका से रामगिरी आश्रम में निवास करता है। मेघ के मार्ग में सर्वप्रथम भोग श्रृंगार का हल्का सा छींटा यह है कि ग्राम बधुएं अपने भ्रू विलास विज्ञ प्रीति लोचनों से मेघ को ऐसे देख रही है कि मानो उसका पान ही कर जाएगी, अर्थात उसका भोग ही कर जाएगी। उज्जैनी से आगे चलने पर मेघ को गंभीरा नदी चंचल चितवन के साथ मिलती है। पूर्ण ज्योति सदृश खन खन खल खल छल छल करती हुई यह गंभीरा नदी मिलती है, जिसका वस्त्र अपने स्थान से सिकुड़ कर बीच में ही रह गया, जिसे वह थामे हुए है। भला उसे इस रूप में देखकर मेघ उसे कैसे छोड़ सकता है, क्योंकि वह ज्ञाता स्वाद का भुक्तभोगी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसे मेघदूत में कवि कालिदास ने जो प्रेम की प्रकाष्ठा यक्ष और यक्षिणी के रूप में प्रस्तुत की है, वह संस्कृत साहित्य के लिए शिरोमणि है। अत्यंत सुलभ और सहज भाषाओं में कवि कालिदास ने इसे खंड काव्य में यक्ष और यक्षिणी के प्रेम को बड़े ही तार्किक और संवेदनशील रूपों से व्याख्या की है, जो हमेशा पाठकों के हृदय ग्राह्य एवं छात्रों के लिए कल्याणकारी भी। किसमें आस्था और स्नेह प्रेम तीनों को स्थान महाकवि कालिदास ने बताया है कि आशा है, आशा बंधो सदृश, आशा रूपी जो बंधन है उसका भी कवि कालिदास ने इसमें जिक्र किया है। और आशा है तो उसे सत्य निष्ठा है, सत्य इच्छा है कि वो उसकी भार्या अलका में जीवित होगी। यह निश्चयता की ओर संकेत करता है, दृढ़ विश्वास की
कल्पना प्रस्तुत करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाकवि कालिदास ने इस अपने मेघदूत में प्रेम को बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन करने का प्रयास किए हैं। कहा गया है, प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। ठीक उसी प्रकार महाकवि कालिदास ने इसे मेघदूते खंडकाव्य में प्रेम की परिभाषा गढ़ी है और उसी प्रेमवश यह यक्ष अपनी यक्षिणी के लिए व्याकुल है। उसकी विरह वेदना मेघ के दर्शन को देखते ही उमड़ पड़ती है। वह मतवाले हाथियों की तरह पर्वतों पर इधर उधर भटक रहा है। वो अबला विभक्त सकामी, वो कमजोर हो गया है कामी, काम के कारण वो कमजोर हो गया, उसके शरीर शिथिल पड़ गए हैं। इतना ही नहीं, वो इतना कामासक्त है कि उसके हाथ से सोने के कंगन भी गिर गए हैं, परंतु उसे पता नहीं कि मेरे हाथ का कंगन कहाँ है। यह प्रेम की प्रकाष्ठा तो इसमें देखने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार पूर्व मेघदूत में जिस प्रकार प्रेम का वर्णन, प्राकृतिक वर्णन किया गया है, ठीक उसी प्रकार उत्तर मेघदूत में भी यह देखने को मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मेघदूत खंडकाव्य में पूर्ण रूप से प्रेम तत्व व्याप्त है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।